हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सुप्रीम कोर्ट आज हम करने जा रहे हैं, जो कि आपका एक बड़ा टॉपिक है। इसके बाद सभी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हार्डली 2 to 3 पेजेस के टॉपिक्स हैं लक्ष्मीकांत के अंदर। तो जैसे कि यूपीएससी है, जो भी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड। तो आज का वीडियो और थोड़ा लेंथी रहेगा, बाकी सब वीडियोज़ आपके छोटे छोटे रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के अंदर इंडियन पॉलिटी मैंने आपको पूरी ही कराने की कोशिश की है। होपफुली आपको पसंद आ रही होगी। थोड़ी चल रही है मैराथन टाइप, यानी कि बहुत डिटेल के अंदर ना समझा के सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पहले कुछ आर्टिकल्स देखेंगे, फिर हम सब कुछ बहुत डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। यही हमारा थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। थोड़ा सा पेशेंस एंड कमिटमेंट बनाकर रखेंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, पावर, एडवोकेट्स, कंपैरिजन, सब कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 124 में लिखा है। 125 में सैलरी लिखी है, तो देखो 5 ऐसे बनता है ना, तो ऐसी ही सैलरी बनती है, तो इस तरीके से याद रह जाएगा। आर्टिकल 129 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। 138 सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन का एनलार्जमेंट। 139 उनकी पावर्स। 141 सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी लॉ डिक्लेयर किया है तो वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है। 143 प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको इन आर्टिकल्स के रट्टे नहीं मारने चाहिए, पहले आपको वीडियो सुननी चाहिए, उसके बाद आपको अपने आप ही आधे तो अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, यानी कि एक मतलब सबसे पहले जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। चाहे सेंट्रल लॉज हों, चाहे स्टेट लॉज हों, सभी को सभी को इन्फोर्स करता है। आर्टिकल 124 से लेके 147 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन है, तो अभी 34 मेंबर्स हैं। आई थिंक अभी थोड़े चेंज भी हो गए होंगे, मैं और अपडेट इसको कर दूंगी, ठीक है। और अगर चेंजेस होंगे तो मैं आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं आपको अपडेट कर दूंगी, अगर राइट नाउ भी कुछ चेंजेस हुआ होगा तो। पार्लियामेंट इन नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है थ्रू लेजिस्लेशन। अब अगर हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, है ना, जो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। किससे कंसल्ट करके? सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस से कंसल्ट करके। और हाई कोर्ट के जजेस से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो। कन्वेंशन ये चलता आ रहा है, यानी कि परंपरा इस टाइप की चली आ रही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही अपॉइंट होगा। लेकिन कभी कभी कन्वेंशंस वॉयलेट भी होती हैं, और इसीलिए सेकंड जजेस केस भी हुआ था, जिसके अंदर ये कहा गया, मतलब ये चीज़ कर्टेल कर दी गई थी और जो दूसरे जज थे उनको अपॉइंट कर दिया गया था। तो यहाँ पे फिर ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, सीनियर मोस्ट जज ही अपॉइंट होगा। अच्छा, तो जो बाकी जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो कैसे अपॉइंट करते हैं? अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो अपॉइंट हो गए ना, तो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस से भी कंसीडर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी कंसीडर कर सकते हैं, और अगर ज़रूरी लगता है तो हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछ सकते हैं। ये जजेस केस क्या है? चलिए नाउ फर्स्ट जजेस केस के अंदर ये कहा गया कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट जो हैं वो मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अगर कुछ कंसल्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ कंसल्ट कर रहे हैं, मींस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस की बात मानी ही मानी जाए। सेकंड जजेस में कहा कि नहीं, कंसल्ट का मतलब कॉन्करेंस है, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कहा है तो वो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना पड़ेगा। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखो, पहले में जब मना किया होगा तभी तो सेकंड जजेस केस हुआ होगा ना। तो पहले में ये कह दिया कि भाई सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट किया जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे फॉलो करें, प्रेसिडेंट ने ये बात कही। सेकंड जजेस केस में कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट को कुछ भी कहता है तो वो बाइंडिंग है। थर्ड जजेस केस के अंदर क्या कहा गया
कि ठीक है कंसल्ट करेंगे, लेकिन कॉलेजियम से कंसल्ट करेंगे, यानी कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर एक कॉलेजियम बनेगा और कॉलेजियम के अंदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और इनमें से अगर मान लीजिए कोई 2 भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो वो गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते कि इनको जज बनाया जाए। तो यानी कि अगर यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और एक अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो इनमें से कम 4 जो हैं, मतलब 2 नहीं, एक ये और कम से कम इसके अंदर से 3, यानी कि 4 की रजामंदी तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो रिकमेंडेशन नहीं जाएगी गवर्नमेंट के पास। किस किस को जज बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। हाई कोर्ट में अगर जज हो तो 5 साल, और हाई कोर्ट में अगर एडवोकेट हो तो कम से कम 10 ईयर्स। प्रेसिडेंट की नज़रों में अगर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो तो भी आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। सबसे खास बात, कोई एज नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। ओथ क्या लेते हैं? तो प्रेसिडेंट के सामने जाते हैं और जज कसम खाते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, हम इंडिया की सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को बनाकर रखेंगे, हम अपनी एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट के बेसिस पे बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। टेन्योर क्या है? जज कितने साल तक जज रह सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इतने टाइम के लिए फिक्स हैं, और इसीलिए काफ़ी जजेस ऐसे हैं जो कि 63 की एज में जज बने और 2 साल में उनकी उम्र 65 हो गई और उनको रिटायर होना पड़ा। यानी कि मैक्सिमम एज बता रखी है कि आप 65 साल तक रह सकते हो बस, फिर आपको प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना ही देना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि देखो सीनियर मोस्ट जज हैं तो वो कभी कभी पूरे टाइम भी कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसे जजेस होंगे, आपने देखा होंगे कि बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। वो चेंज इसलिए नहीं होते कि उनको हटा दिया जाता है, उनकी एज हो जाती है, या फिर वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन भी कर सकते हैं, या अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करे तो प्रेसिडेंट के कहने पर उनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। जजेस को हटाना बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टेन्योर नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है ओनली बाय द प्रेसिडेंट। जजेस को सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, वो भी अगर उनके खिलाफ मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो या वो इनकैपेबल हो, और उसे भी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे। और अगर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे निकालते हो तो उसमें एक इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल भी उस चीज़ को प्रूव करे कि हाँ इन्होंने मिसबिहेव किया है या ये इनकैपेबल हैं। ठीक है, और ट्रिब्यूनल कैसे बनेगा? जजेस एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग कहा गया है। इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी अगर हमें जज को हटाना है? देखिए, प्रेसिडेंट को हटाना भी बहुत दोहरा काम है और चीफ जस्टिस को हटाना भी। तो कैसे हटाया जाए? सबसे पहली बात, इसको 100 मेंबर्स लोकसभा के, 50 मेंबर्स राज्यसभा के, ठीक है, कितने? 150, टोटल 150 साइन करेंगे, चेयरमैन को देंगे या स्पीकर को दे देंगे, दे दिया। फिर एक 3 मेंबर की कमेटी बनेगी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक ज्यूरिस्ट होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तो खिलाफ ही है तो उन्हें तो नहीं ले सकते, तो जज को ले लेते हैं। हाई कोर्ट के तो सबसे बड़े को ही लेंगे तो चीफ जस्टिस को लेंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को ले लिया। अगर इस कमेटी को लगता है कि हाँ जज ने गलती की है तो वो जो हाउस होगा वो मोशन एक्सेप्ट करेगा। फिर वहाँ पे जो मेजॉरिटी होगी टोटल मेंबरशिप की, यानी कि 2/3 से कम नहीं होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो साइन कर देंगे। फिर मोशन दूसरे हाउस में चला जाएगा, वहाँ पे भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा और फिर फाइनली प्रेसिडेंट के पास आएगा जो कि रिमूवल ऑर्डर दे देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। देन बात करते हैं सीट एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि दिल्ली ही सुप्रीम कोर्ट की सीट होगी, लेकिन वहाँ पर ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की सीट कहीं और भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। और ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, इसीलिए अभी तक दिल्ली के अंदर ही जो है सुप्रीम कोर्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और जजेस भी होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस और एडहॉक जजेस।
इनको कौन अपॉइंट करेंगे? एक्टिंग चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ही। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है। कब? मान लीजिए चीफ जस्टिस नहीं है, एब्सेंट है, ड्यूटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस की भाई ये सब्सटीट्यूट की तरह काम करेंगे। एडहॉक जजेस कौन से होते हैं? एडहॉक जजेस मीन्स जैसे मान लीजिए जैसे एडहॉक पे जॉब लगती है ना, ऐसे ही एडहॉक जजेस हैं। मतलब परमानेंट जो जजेस हैं वो उनका कोरम फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो इसलिए इनको अपॉइंट कर लिया। इसके अंदर कोई भी हाई कोर्ट का जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, एडहॉक है ना, हॉक से याद रख लेना, हाई कोर्ट का जज क्वालिफिकेशन रखता है तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। कौन अपॉइंट करेगा? अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं है, टेम्पररी बेसिस है। सोचो कितना काम है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट कह देगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही कि तुम हो ना, तुम अपॉइंट कर लो। अच्छा हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हो तो एक काम करो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पूछ लो। लेकिन हाँ, उससे पहले प्रेसिडेंट से पूछ लेना कि चीफ जस्टिस हूँ मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस कर लिया, क्या मैं कुछ एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर लूँ? क्यों? क्योंकि परमानेंट जजेस की कमी हो रही है। आई होप समझ में आ गया होगा। रिटायर्ड जजेस, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो अगर मान लीजिए कोई जज रिटायर हो गया है तो उसको भी बुला सकते हैं कि भाई आप कुछ टाइम के लिए जज बन जाइए, लेकिन प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट ज़रूरी है। इस पर्सन को भी सब कुछ प्रिविलेजेस, सब कुछ पावर्स मिलेंगी, बट विल नॉट अदरवाइज बी डीम टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पर ऐसा नहीं होगा कि परमानेंट हो जाए या चीफ जस्टिस ही बन जाए, ऐसा नहीं हो गया, ठीक है, सिर्फ काम के लिए। पार्लिया सैलरी अलाउंसेज इनकी बात करें तो सब कुछ पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है और पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती अपॉइंट करने के बाद। जितनी भी सैलरी अलाउंसेज पेंशन्स हैं सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होगी। ये मैंने आपको बताया था, चार्ज और मेड। चार्ज का मतलब डिस्कस की जा सकती है, वोट नहीं हो सकती, नॉन वोटेबल है। मैंने जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया है तब मैंने आपको ये कराया है। कोर्ट, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाता है कि कोर्ट के कैसे कैसे प्रैक्टिसेस होंगी। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है या कोई रेफरेंस है जो प्रेसिडेंट उनको देते हैं तो उसमें भी 5 जजेस को लेकर डिस्कशन हो सकता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ जजेस बढ़ते हैं तो वो छोटे छोटे बेंचेस के अंदर बढ़ जाते हैं, 2 और 3 में भी बढ़ जाते हैं। जजेस जो हैं, जजमेंट्स जो हैं वो ओपन कोर्ट में डिलीवर होती हैं। जितनी भी जजमेंट्स हैं वो मेजॉरिटी वोट पर होती हैं, लेकिन जजेस, बाकी जजेस अपने डिसेंडिंग ओपिनियन दे सकते हैं जैसे किसी केस को से रिलेटेड। जो भी जजमेंट्स होंगी वो बाइंडिंग होंगी, माननी ही माननी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को कैसे सेफगार्ड किया जा रहा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है? सो लेट्स सी। सो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं और जुडिशरी के साथ डिस्कस करके ही कर रहे हैं। टेन्योर सिक्योर है, फिक्स्ड नहीं है बट सिक्योर है, यानी कि रिमूव किया जा सकता है लेकिन उन्हीं प्रावधान पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी ना होकर, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के बाकी किसी भी केसेस के अंदर कुछ भी उनकी एडवांटेज को कम नहीं किया जा सकता। सैलरी अलाउंसेस सब चार्ज हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड पर। उनका जो भी कंडक्ट है जजेस का वो डिस्कस नहीं किया जा सकता सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन छोड़ के। उनका जुरिस्डिक्शन कर्टेल नहीं हो सकता। उनकी रिटायरमेंट के ऊपर बैन है प्रैक्टिस पर, यानी कि जजेस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये भी लिखा हुआ है। उनके पास पावर है कि वो अपने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लोगों को पनिश भी कर सकते हैं। उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने स्टाफ को खुद भी अपॉइंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, जुडिशरी अपना अलग है, एग्जीक्यूटिव अपना अलग है। आई होप समझते होंगे आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के अंदर मैंने आपको बताया था। एग्जीक्यूटिव में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं एक तरीके से वो एग्जीक्यूटिव हैं। लेजिस्लेटिव सभी एमपीज लेजिस्लेटिव हैं। जुडिशरी कोर्ट वगैरह के अंदर जो जजेस हैं, ठीक है। देन देखिए जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या जुरिस्डिक्शन है? सबसे पहले तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि सिर्फ वो केसेस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, जैसे कि फेडरल डिस्प्यूट, सेंटर या किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है, एक तरफ सेंटर और एक स्टेट है, दूसरी तरफ दूसरी स्टेट है, या स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कोई क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चंस नहीं हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या नहीं देखता?
अगर दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तो इसमें स्टेट नहीं देखता, हालांकि देखना चाहिए जो मुझे पर्सनली लगता है, लेकिन नहीं देखता। फाइनेंस कमीशन के मैटर्स नहीं देखते। सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक्सपेंसेस को लेके, वरना ये सोचिए जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल सेंटर में बीजेपी है, जहाँ जहाँ कांग्रेस होगी तो सभी लोग पहुँच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे एक्सपेंसेस पूरे नहीं किए जा रहे, और प्रॉब्लम होती भी होगी। तो इस तरीके के नहीं देखते केसेस। कॉमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट्स, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ट्रीटी एग्रीमेंट है, या वो ट्रीटी और एग्रीमेंट जो जुरिस्डिक्शन है दैट डज नॉट एक्सटेंड टू द डिस्प्यूट। तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और इसमें क्या है बेसिकली हो सकता है कि एक्चुअली में केस है भी या नहीं है, या बनाया जा रहा है ड्यू टू पॉलिटिक्स, तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता। व्हाट इज़ रिट जुरिस्डिक्शन, तो इसके अंदर 5 आपको ध्यान रखने हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियोरी। ये इनके पास पावर होती है इनको इशू करने की। इन अक्रेंस विद द हाई कोर्ट, नॉट एक्सक्लूसिव इन रिगार्ड टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की भी सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब सिटीज़न डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पार्लियामेंट लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को ये पावर भी दे सकती है कि वो दूसरे पर्पसेस के लिए भी रिट्स वगैरह इशू करें, मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए तो ये हैं ही हैं, बाकी और केसेस के लिए भी पार्लियामेंट इनको अलाउ कर सकती है। देखिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब आप हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। एक ये जो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियोरी है, आई थिंक इसके बारे में लिखा नहीं है, अगर लिखा होगा तो आगे आ जाएगा, वरना मैं आपको इसको समझा दूंगी अभी मैं। ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर देती हूँ पीडीएफ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाई कोर्ट को लग रहा है कि भाई हम नहीं समझ पा रहे, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ तो चले जाओ। सिविल मैटर्स में कोई लॉ है जनरल इंपॉर्टेंस का, लग रहा है सुप्रीम कोर्ट देखे तो चले जाओ। क्रिमिनल मैटर्स के अंदर किसी पर्सन को डेथ का आपने नोटिस दे दिया, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने खुद से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आना चाहिए। किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, पार्लियामेंट ने लेटर इन लार्ज भी किया, और अगर 10 ईयर्स का भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो इन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। स्पेशल लीव, यानी कि अगर कोई नॉन मिलिट्री इंडियन कोर्ट या ट्रिब्यूनल है, अगर वो कुछ ऐसी जजमेंट वगैरह दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी स्पेशल लीव प्रोवाइड करता है। नाउ कम्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। देखिए अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये कोई लॉ है, कोई फैक्ट है, या कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट एडवाइस लेने के लिए जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहें तो एडवाइस भी कर सकते हैं और रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं कि हम आपको एडवाइस नहीं दे रहे। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से रिलेटेड है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ेगी। तो देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कुछ है तो वहाँ कंपलसरी है, और अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो वहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। दोनों केस में जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर नॉन बाइंडिंग है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है उसको माने ही माने। अब बात करते हैं अदर्स जुरिस्डिक्शन की, तो काफ़ी इजी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी जजमेंट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि एविडेंस रहे, लीगल प्रोसीडेंट्स के अंदर, रेफरेंसेस के अंदर काम आ सके। उनके पास पावर है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश करने की भी, 6 मंथ्स के लिए भी फाइन भी लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं। एंड सिर्फ अपने लिए नहीं, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स के लिए भी वो पनिश कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट दोनों होते हैं। जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो भी सेंटर या जो स्टेट्स ने लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उनको नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकते हैं अगर वो लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। 3 बेसिस पे वॉइड घोषित कर सकते हैं। एक तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हों, अगर वो उनकी अथॉरिटी में नहीं थे और उन्होंने फिर भी वो कानून बना दिए। तीसरा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हो। जुडिशियल रिव्यू वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, ये भी आप बात ध्यान से सुनेंगे तो ये पॉइंट ध्यान से रिपीट कर लेना। रिविजरी जुरिस्डिक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमने कोई ऑर्डर दिया, हमने कुछ जजमेंट दी, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है तो वो देख सकते हैं। ग्राउंड फॉर एक्सरसाइजिंग कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, लेकिन जो पिटीशन फाइल होगी उसको रिव्यू पिटीशन या फिर क्यूरेटिव पिटीशन भी कहा जाता है। सिविल कॉन्टेम्प्ट और क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट क्या है? सिविल कॉन्टेम्प्ट मीन्स
सुप्रीम कोर्ट ने आपको कुछ कहा और आपने माना नहीं, विलफुल उसको ब्रीच किया। और क्रिमिनल क्या है, कुछ इस तरीके से काम कर देना जिससे कोर्ट की अथॉरिटी लोअर हो जाए, उनके मीन्स आप उसमें इंटरफेयर कर जाओ, सो दैट इज क्रिमिनल। सिविल मीन्स आपने बात नहीं मानी, क्रिमिनल मीन्स आपने गुनाह किया है। अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, सुप्रीम कोर्ट आपको समझाएगा। सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। इंक्वायरी ऑफ कंडक्ट है, वो चाहे तो यूपीएससी के चेयरमैन, मेंबर्स, इन सबके बिहेवियर्स को भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देता है वो बाइंडिंग होती है। ध्यान रखिएगा कहाँ बाइंडिंग है, कहाँ बाइंडिंग नहीं है। कंप्लीट जस्टिस, यानी कि कंप्लीट जस्टिस के लिए ये है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, तो एडवोकेट्स देखिए आपको, एक तो सीनियर एडवोकेट्स, एक एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और एक अदर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स तो वो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा कि भाई ये हमारे सीनियर हैं, क्योंकि मीन्स ये डिज़र्व करते हैं इस तरीके की पोजीशन। या कोई सीनियर एडवोकेट मान लीजिए जो कि अपीयर नहीं है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में, या कोई जूनियर नहीं है उसका, तो अलग अलग केसेस के अंदर हो सकता है। मतलब यहाँ पे तो सीनियर एडवोकेट है स्टैंडिंग एट द बार, उसके पास स्पेशल नॉलेज है। दूसरा वो सीनियर एडवोकेट भी हो सकता है विच इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मतलब बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के भी आ सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो नॉट एंटाइटल टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस टू ड्रॉ प्लीडिंग्स, एफिडेविट्स, मतलब ये सब भी उस सीनियर एडवोकेट को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये वो एडवोकेट्स होते हैं जो कि कुछ फाइल कर सकते हैं। दे आर एंटाइटल टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और वो अपीयर भी हो सकते हैं। अदर एडवोकेट्स, इनके नाम स्टेट बार काउंसिल के अंदर लिखे हैं, ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये फाइल नहीं कर सकते कोई भी डॉक्यूमेंट या मैटर, और ये फाइल और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और ये तो खैर सब कुछ ही कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर कुछ अगर अलग बात नज़र आए मुझे, ठीक है, चलिए। अब अगर हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट या उनसे कंपैरिजन करें तो देखिए, इंडियन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फेडरल केसेस से रिलेटेड है, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज़, एम्बेसडर्स, इनके भी केसेस देखता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल केसेस सभी देखे जाते हैं। अमेरिकन में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखे जाते हैं। यहाँ पे एडवाइजरी भी है, यहाँ पे अमेरिकन के पास कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहता है जो कानून ने कहा है, जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है। यहाँ ये कहते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन, प्रोसेस ऑफ लॉ कैसी है, कानून जो बना है वो सही भी है या नहीं है। यहाँ पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जुडिस्डिक्शन एंड पावर्स को पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, यहाँ पर लिमिटेड है। यहाँ पे जो भी इनकी पावर्स हैं वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और वहाँ पे डबल है, स्टेट्स का अपना कोर्ट होते हैं और वहाँ पे अलग। यहाँ पे यूनिफाइड है, वहाँ पे सेग्रेटेड है। यहाँ पे स्पेशल लीव की पावर प्रेजेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास, वहाँ पर नहीं है। अब अलग अलग कंट्रीज़ से अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो ये मुझे नहीं लगता इतना इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यूके में 5 मेंबर पैनल होता है, यूएस में प्रेसिडेंट होते हैं, जर्मनी में पार्लियामेंट अपॉइंट करती है एक तरीके से, और साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट। पर्सन्स इन्वॉल्व आप छोड़ सकते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर है आपका। सबसे पहले सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2 हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल में सिविल जजेस कोर्ट होगा और क्रिमिनल में कोर्ट ऑफ सेशन होगा। फिर सिविल कोर्ट्स में भी लोअर भी होते हैं, लोअर सिविल कोर्ट्स और लोअर क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स के अंदर क्या आ जाएंगे, मुंसिफ, न्याय पंचायत, और लोअर क्रिमिनल कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट्स वगैरह के सामने। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस वगैरह वायरल होती रहती हैं, जैसे कि इन्होंने नेशनल विमेन राइट्स वाले ने कुछ बोला कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको आना ही आना पड़ेगा, तो इस तरीके से भी केसेस वगैरह सॉल्व होते हैं। मेट्रोपॉलिटन के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट है, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट है। सो ये आपका डन हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैंडेमस एंड जो सेटियोरी है वो और समझा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा जल्दी समझाया है, अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो देखिए, बेसिकली ये रेट जुरिस्डिक्शंस हैं
एंड ये समझनी बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 32 एंड 226 में लिखे हैं जो कि रिट ज्यूरिसडिक्शंस हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए भी। आर्टिकल 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, इसीलिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स भी अलाउड हैं कि वो भी रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए या किसी और पर्पस के लिए भी जो कि उनको ब्रॉडर ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड दे रहा है और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट या किसी और पर्पस के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 5 है, एक है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। ये कोर्ट इशू करता है, जैसे मान लीजिए टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर इंडिविजुअल, किसी और पर्सन को पकड़ लिया है तो उस पर्सन को कोर्ट के सामने लेकर आओ, तो इसलिए होता है हैबियस कॉर्पस। दोनों को इशू कर सकते हैं, पब्लिक को भी एंड प्राइवेट को भी, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए किसी को पकड़ लिया गया, अगर वो डिटेंशन लॉफुल है तो नहीं, डिटेंशन जो है और द प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट, मतलब किन, ये तो वो है कि किन किन केसेस में इशू नहीं किया जा सकता हैबियस कॉर्पस। लेकिन कब कब इशू होगा, तो जब भी आपने किसी को गलत तरीके से पकड़ लिया है तो इशू होगा, लेकिन कब कब इशू नहीं होगा तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सेकंड में इसको रब कर लेती हूँ। अगर मान लो किसी को पकड़ा है वो लॉफुल है या उस पर्सन ने कोर्ट की अवमानना की थी या कॉन्टेम्प्ट कोर्ट के बेसिस पर ही, कॉम्पिटेंट कोर्ट के बेसिस पे उसको पकड़ा गया है या कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर डिटेंशन है, तो फिर ठीक है। लेकिन अदरवाइज हैबियस कॉर्पस का मतलब कि इमीडिएट उसको छोड़ो। अगर किसी पर्सन को गलत तरीके से पकड़ा गया है तो इमीडिएट उसको रिलीज करो, डिटेन्ड पर्सन को। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस मीन्स वी कमांड, हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप ये ड्यूटी परफॉर्म करो। मीन्स अगर आपने फेल हो गए हो या आप रिफ्यूज़ कर रहे हो अपने काम करने के लिए तो आप करोगे ये काम, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कहता है। जैसे पब्लिक बॉडीज़ को बोल सकते हैं वो ये बात, कॉरपोरेशंस को बोल सकते हैं, लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स को बोल सकते हैं कि आप अपना काम करो, ठीक है। ये कैन नॉट बी इशूड वाले रहने देते हैं। प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, टू फॉरबिड, मना करना कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंडेमस क्या होता है कि आप करो, प्रोहिबिशन नहीं करो, रेफ्रेन करते हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे। सर्टियोररी का मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये बोल सकता है कि हम केस को अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंड क्योंकि इट इज़ इशूड व्हेन देयर हैज़ बीन एक्सेस और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या कोई एरर लगता है तो फिर वो अपने आप केसेस ले लेते हैं। प्रोहिबिशन में तो मना करते हैं और सर्टियोररी के अंदर क्या है कि टू बी इन्फॉर्म्ड, आप ये केस हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और क्यो वारंटो मीन्स कि आपने किस अथॉरिटी से ये काम किया, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, इंक्वायर करना कि आपने किस बेसिस पे आपने कोई एक्शन ले लिया। सो दैट इज़ क्यो वारंटो। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। सो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट डन है। स्टिल आपको लगता हो कोई टॉपिक जो आपको कम समझ में आया हो तो मैंने थोड़ा मैराथन टाइप ही कराया है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज के बाद जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो अगर आप कोई डाउट पूछेंगे तो वो कंसीडर ज़रूर किया जाएगा। एंड थैंक यू।